I'm sorry, sir. Today I am traveling, sir, but I will listen your class, but can't ask you any question. ओके, इट्स ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट बन चुका है बीपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि ऐसे हम सभी ने शायद स्कूल के टाइम पे लिखा था, जो सिर्फ सिंपल लिखा करते थे हम सब। तो एक बड़ा सा टेंशन बन चुका है बच्चों के लिए। कुछ बच्चे यहाँ हिंदी के नोट्स डिमांड कर रहे थे। देखो यार, हिंदी के नोट्स अवेलेबल कराना वो टफ हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसा मेरे पास पर्सन नहीं है कि जो इसको ट्रांसलेट कर सके। और गूगल ट्रांसलेट एक है, मैं कर सकता हूँ गूगल ट्रांसलेट के, लेकिन गूगल ट्रांसलेट वो बेहतर ट्रांसलेट नहीं करके देता है जो एक बेस्ट कंटेंट आपको मिले। और आपको गूगल ट्रांसलेट चाहिए, मैं गूगल ट्रांसलेट करके दे सकता हूँ, लेकिन एक मेरे पास कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मतलब टाइप कर सके वो हिंदी में। तो आप बोलोगे तो गूगल ट्रांसलेट को, तो मैं उससे नेक्स्ट क्लास से दे सकता हूँ। शुभम जी शायद मांग रहे थे, शुभम ठाकुर जी हिंदी नोट्स का डिमांड जी कर रहे सर, थे। जी सर, ये सही रहेगा और बाद में हम लोग वो देख लेंगे, मतलब अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो उसे सही कर लेंगे सर। हाँ, तो गूगल मैं वो गूगल ट्रांसलेट करके फिर वो दे दूंगा, ठीक है, कल से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो देखो जी, पहले तो इससे इसका फॉर्मेट क्या है वो आप लोग देखे होंगे 68 और 69 के बीपीएससी में। तो 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। इसमें से थर्ड सेक्शन है जो वो बिहार रिलेटेड टॉपिक है। तो सबसे दिमाग बच्चों का दिमाग सबसे ज़्यादा खराब यही टॉपिक ने कर रखा है कि कैसे लिखेंगे। तो ये टॉपिक जो सेक्शन 3 का है, इसे सेपरेट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, इस क्लास का मकसद यही है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना सिखाना है, कि कैसे आप किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे। ये क्लास में बस मैं यही बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक आ जाए, आपको इंट्रोडक्शन कैसे उसको हैंडल करना है, मैं आगे आधे 1 घंटे में आपको ये डील करूंगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है सही आप सभी को? सर, हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? जी सर, दिख रहा है। जी सर, दिख रहा है। तो ये रहा आपका 69 का यूपीएससी पेज का ऐसे जो आया था वो। तो आप सबसे पहले ध्यान दो क्या करना है, कि 700 to 800 वर्ड्स में आपको हर एक ऐसे को लिखना है, सिर्फ 700 to 800 वर्ड्स। पहला में आप देख रहे हो मोस्टली जो है जीएस रिलेटेड, जीएस के रिलेटेड जो भी आपने पढ़ रखा है जीएस में, उस पेज पे टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और मॉडर्न कम्युनिकेशन, जो आप जीएस में बार बार पढ़ते हो, या आप एडिटोरियल भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये सारे टॉपिक बार बार बहुत बार रिपीट होते हैं। ये जो टॉपिक है जो फार्मर के रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सिस्टम, ये इसका भी मैं आगे बताऊंगा किससे आप एक बार कंप्रीहेंसिव एक एग्रीकल्चर, क्योंकि एक टॉपिक मुझे लगता है कि रहता ही है इसके इर्द गिर्द, एक टॉपिक घूमता ही है जो एग्रीकल्चर सिस्टम के। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना होगा जब मैं बॉडी में पढ़ाऊंगा किसी और क्लास में। सेकेंड में भी वही जीएस रिलेटेड है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा उतने फिलोसफिकल आपको टॉपिक 69 में आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। फिलोसफिकल टॉपिक आप 68 में आप देखोगे तो बहुत अच्छे से पूछ रखा था उन्होंने। वुमेन एम्पावरमेंट
एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। योगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इन सारे टॉपिक को आप जानते हो जीएस में पढ़ना ही है, सभी ना किसी तरीके से आप पढ़ोगे ही कि बस आप उसको कैसे ऐसे में यूज करोगे ये इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड टॉपिक आता है जो बिहार रिलेटेड है। अब इसके बारे में क्या ही बोलूं, ये आपको समझना होगा। सबसे पहले तो ये डिकोड करना ही समझना होगा कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है। ठीक है, और सभी में 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपको एक लिखना है। ये तो आप जानते होगे पहले से भी कि क्या फॉर्मेट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो न्यू है, जो पहली बार दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता रहा। एक कुछ कॉपी दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये रहा आपका ऐसे का जो बीपीएससी कमीशन के द्वारा कॉपी दिया जाता है। आप देखोगे कि पहला टॉपिक क्या है, सेक्शन 1 है। सेक्शन में क्या है, 4 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें आपको जो टॉपिक पे लिखना है आपको उस टॉपिक को टिक करना रहता है, और जो एक उसके बाद एक लिमिटेड स्पेस दिया रहता है। आप ध्यान से देखो, पेज काउंट करो कि आपको लगभग कितना लिखना है। ठीक है, तो ये आपका एक हाफ पेज हो गया। उसके बाद मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखोगे कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, कितना है, 5, 6, 7, 8, 9 पेज, 10 पेज, 11 पेज। कितना टोटल पेज मिला हम सभी को? 10 पेज मिला और शायद एक हाफ पेज मिला। लगभग 10 या 11 पेज होते हैं पूरे। हर एक सेक्शन में आपको 10 या 12 पेज दिए जाएंगे। कितने पेज? 10 से 11 पेज है। एक हाफ पेज को ऐड कर लो तो 10 से 11 पेज है। और जब जो इसने लिख रखा है, जिसने भी ये टॉपर्स कॉपी जिसने भी लिखा है, तो आप देखो कितना पेज लिखा है, लगभग 10 का 10 पेज उसने लिखा है। तो आपको नॉर्मली आप 8.5 या 9 पेज भी लिखोगे तो चलेगा। आप एट लास्ट 10 पेज भी पूरा कंप्लीट भी करोगे तो वो भी चलेगा। इसका सेकेंड सेक्शन भी आप देखोगे वो कितने पेज में लिखा है, 1 पेज, 2, 3, 4, 5 पेज, 6, 7, 8, 9 पेज, 10। तो ये भी 10 या 11 पेज। तो आपको दिखाने का मेरा यही मकसद था कि आप देखो ना पेज आप कैसे लिखोगे, कितने पेज लगभग लिखना है। इन्होंने 10 पेज लिखा है, आप भी लिखोगे तो बेहतर है। और 9 पेज तक आप कोशिश करो कि इतना तो कम से कम लिखो। तो यहाँ तक क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप कितना पेज लिखोगे लगभग? 9 पेज सर। हाँ, मिनिमम 8 पेज से, तो 8 पेज से आपको कम तो लिखना है नहीं। ओके सर। ठीक है, हम एक पेज मान लिए 1 पेज में आप क्लोज टू 100 वर्ड्स लिखोगे, क्लोज टू 100। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 7 to 8 हंड्रेड लिखना है। ठीक, तो लगभग 8 पेज मिनिमम रहेगा, आप उससे कम नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स वो इम्पैक्ट आपको इफेक्ट पड़ेगा, वो हो सकते हैं कि कम मिले। ठीक है, तो कभी भी आप प्रैक्टिस भी करो ऐसे का लिखने का भी, या आप ऐसे का कुछ नोट्स भी बना रहे हो तो आप वो मार्जिन वाले कॉपी लो जो
आंसर राइटिंग के लिए आती है, उसमें ही नोट्स भी बनाओ। तो उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि मैंने ये एक पैरा लिखा है, एक नोट्स लिखा है, तो ये मैं इतना एक ये 1.5 पेज जा रहा है, मुझे क्या करना है, तो हाँ ये मैं लिखूंगा तो 1.5 पेज मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 पेज मिनिमम, उसके बाद आप लिखोगे तो और अच्छी बात है, 9 पेज 10 पेज तक लिखो, लेकिन 8 पेज मिनिमम ये कोशिश करो आप लिखोगे। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये ऐसे लिखा कैसे जाए, इंट्रोडक्शन शुरू किया कैसे जाए, क्योंकि यही सबसे टफ पार्ट है, ऐसे का लिखना, शुरुआत करना ऐसे का कैसे बिगिन किया जाए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो उन्होंने तो मतलब बहुत सालों से वो अगर है तो इनटू द प्रैक्टिस है ही, लेकिन बीपीएससी के जो स्पेशली बीपीएससी के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये नया बला है अब लिखना ऐसे को। ठीक है, तो ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना का बहुत तरीका होता है, आप सभी जानते भी हो, कुछ लोग यहाँ पे। तो पहला लिखने का तरीका क्या है, वो है एनिक्डोटल ओपनिंग। ठीक है, एनिक्डोट्स लिखना रहता है। एनिक्डोट्स मतलब क्या होता है कि आप कोई एक स्टोरी पकड़ो, कोई भी स्टोरी पढ़ो, वो रियल होगा या आप ठीक है बना सकते हो तो कोई बात नहीं, या कोई भी या अपने बारे में भी हो। तो एक होता है स्टोरी लाइन जिसको बोलते हैं आप एनिक्डोट, एनिक्डोट जो आप शुरुआत कर सकते हो उससे। फिर होता है कि कुछ फैक्ट्स, अगर उसके रिलेटेड टॉपिक है, मैं एक एक करके आऊंगा कैसे आप इसको यूज कर सकते, कोई भी टॉपिक को मैं हर एक का एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा कि कैसे शुरुआत होता है। मैं अभी बस स्टार्ट में बता रहा हूँ किस किस तरीके से आप ये लिख सकते हो। तो पहला है एक एनिक्डोट स्टोरी, दूसरा है कि आप फैक्ट के तरीके से लिखो, फैक्ट को इंट्रोड्यूस करो। तीसरा है कि जो आप लोग बहुत यूज करते हो, बहुत सारे कॉपी में देख रखो होगे कि कोटेशन या किसी प्रोवर्ब से शुरू करना, ये आजकल कॉमन हो गया है। या कोई आप क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हो, उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन से आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो है कि आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो कि कोई भी टॉपिक है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, या आप उसका डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन से शुरू कर सकते हो, या कोई करेंट या कंटेम्प्रेरी इशू है उससे शुरू करो, या जस्ट उसके अपोजिट कोई कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चन रख दो, या उस चीज को कंपेयर करके लिख सकते हो, या कोई नैरेटिव हुक है ऐसा शुरू करने का, कुछ पोयम वगैरह है आपके पास, कुछ कुछ शायरी वगैरह है, तो उससे भी आप शुरू कर सकते हो। और तीसरा है थीमेटिक स्टेटमेंट, इसमें है कि आप क्या बोलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन को पोज करो कि क्या क्या हो सकता है, और उससे भी आप शुरू कर सकते हो। तो ये तरीके मैंने दे रखे हैं, मैंने एक का मैं एग्जांपल लूंगा, समझाऊंगा कि कैसे इसको आप यूज कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, सबसे इजी क्या होता है और सबसे बेहतरीन क्या होता है। इस 10 वेज में सबसे बेस्ट होता है कि आप एनिक्डोट से शुरू करो, कोई स्टोरी से ही शुरू करो, कोई कहानी बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ। ठीक है, मैं एक बताऊंगा आगे कि एक फ्रेमवर्क, एक इंट्रोडक्शन का फ्रेमवर्क मैंने दे रखा है। दुनिया का चाहे जो भी टॉपिक होगा, आप उस फ्रेमवर्क को लगा सकते हो और उससे स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी उसमें सोचना भी नहीं है। मैं आगे मैंने दे रखा है इस नोट्स में भी, और मैं आगे बताऊंगा कैसे आप उसको यूज करोगे। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो वो यूज कर लेना, और आपको मतलब इंट्रोडक्शन में किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप क्लास में बने रहो, मैं बताता हूँ। जैसे एनिक्डोट्स है, जैसे एग्जांपल है कि आपको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे लिखना है। ठीक है, तो आप पर्सनल एनिक्डोट बता सकते हो कि आप कैसे कोई इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को किए हो, अगर कोई नेचर से रिलेटेड है तो आप अगर वो लिख सकते हो, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उससे शुरुआत कर सकते हो कि आप कहीं गए हो, या आप किसी एनजीओ के द्वारा कंजर्वेशन के पे सपोर्ट करने के लिए कुछ आप ऑर्गेनाइज भी किए हो, या कोई कैंपेन है उसके साथ जुड़े हो, तो आप किसी से भी एनिक्डोट बनाकर उससे आप अपनी कहानी से या किसी और की कहानी से आप उसको बता सकते हो।
और वहां से आप मतलब बिगिन कर सकते हो एक स्टोरी से। स्टोरी सबसे बेस्ट होता है किसी भी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने का। फिर आते हैं फैक्ट। कुछ फैक्ट्स है, मान आप इन्वायरमेंट के फैक्ट्स है तो आप इन्वायरमेंट में क्या आप कितना अभी कोई अगर कुछ इन न्यूज में अगर इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड तो आप उससे शुरू करो। किसी भी टॉपिक का अगर न्यूज में तो कुछ बहुत सारा रहता है, वुमेन्स पे है तो वुमेन्स का डाटा बनाओ, या कोई कैंपेन आया है उसको बनाओ, कोई स्कीम्स आया उसको इंट्रोड्यूस करो, कोई आपके पास ऐसा डाटा है जो बहुत ही यूनिक है, जो बहुत ही लेटेस्ट है कि 60% अगर जो है अनएम्प्लॉयड है यूथ, कोई भी डाटा वो स्टार्टिंग फैक्ट से आप ये से शुरू कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है कोटेशन या प्रोवर्ब। कोटेशन या प्रोवर्ब में शुरुआत करना तो अच्छा रहता है, लेकिन हर एक टॉपिक का प्रोवर्ब को याद रखना, उस कोटेशन को याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कुछ नहीं, कुछ टॉपिक्स के तो आप कोटेशन रेडी कर सकते हो, लेकिन हर टॉपिक जब कैसा क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पे आप रेडी नहीं कर सकते कोटेशन या प्रोवर्ब। लेकिन आप कुछ टॉपिक का प्रिपेयर किया है और उस टॉपिक पे आ जाए तो बहुत अच्छा है कि आप कोटेशन से शुरू करो। लेकिन कोटेशन को आप मतलब क्या 2 या 4 लाइन ही लिख सकते हो, या कोटेशन लिखा आपने 2 लाइन में, 4 लाइन में उसको एक्सप्लेन करा, लेकिन आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। कोटेशन के साथ ये लिखने में, इंट्रोडक्शन के लिखने में ये प्रॉब्लम आता है कि आप उसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकते। 4 या 5 लाइन तक ही जाओगे, उसके बाद मतलब एग्जॉस्ट हो जाएगा कि आगे मैं क्या लिखूँ, सोच नहीं पाओ। लेकिन स्टोरी के साथ क्या फ़ायदा है कि उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, 1.5 पेज में इजिली उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कहानी बना सकते हो। लेकिन कोटेशन के साथ ये हमेशा प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद तरीका है क्वेश्चंस को पोज करना। कि एक फॉर्मूला आता है W1H, ये मैं बॉडी में ही बताऊंगा कि वाट, वाई, वेन, वेयर, ऐसे सोच के कोई भी टॉपिक है या कोई भी एक टॉपिक ले लो, उससे क्वेश्चन पूछो, वाट, वेन, वाई, वेयर, एंड देन फिर हाउ, ये क्वेश्चन पूछो। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा है आपने, फिर वही क्वेश्चन को आंसर बॉडी में दे दो। एक ये भी तरीका है क्वेश्चन को लिखने का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, तो हाउ हैज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द वे। ठीक है, हाउ आर टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग द वे, क्या किस ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट किसका है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी पोज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, ये मैं डील करने वाला हूँ क्वेश्चन, तो लेटर मैं बॉडी में करूंगा। तो डायरेक्ट आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो कि क्या किससे शुरू करना है। उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये भी एक बेहतर तरीका है कि आप स्टार्ट करो, इससे भी हिस्ट्री से कुछ भी एक ऐसा टॉपिक निकालो। जैसे आप कोई भी अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में देखोगे तो हर एक टॉपिक से रिलेट कर किया जा सकता है। कोई भी टॉपिक आए, क्लाइमेट चेंज ही है तो उस समय क्लाइमेट चेंज का क्या था उसको ले सकते हो। पॉवर्टी पे आया तो पॉवर्टी का कंडीशन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या था। तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एक बहुत अच्छा है जरिया है स्टार्ट करने का। मैं एनेक्डोट्स के बाद रखता हूँ हमेशा कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से शुरू करूँ, चाहे वो अगर मुझे वैदिक एज में मिल जाए, रामायण या महाभारत से कुछ ऐसा कुछ मिल जाए, या वर्ल्ड वार से कुछ ऐसा कुछ टॉपिक रिलेट करने को ऐसा मिल जाए, या अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से अगर मिल जाए, तो ये बेहतर तरीका है कि आप अच्छे से उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एनेक्डोट के बाद मैं ये रखता हूँ, आपको लोगों को जो बेहतर लगे वो आप करना। फिर सिक्स्थ है डेफिनेशन। आप डेफिनेशन उस वक्त जो भी पूछे, पॉवर्टी पूछ रहा है पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर दे पॉवर्टी क्या है, क्लाइमेट चेंज पूछ रहा है क्लाइमेट को एक्सप्लेन कर दे, जिस टॉपिक पे पूछ रहा है उसको बस आप सिंपली एक्सप्लेन कर दो क्या होता है। जैसे जीएस में लिखते हो, इंट्रोडक्शन में जीएस में लिखते हो कि आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो, बस एक्सप्लेन कर रहे हो उसका डेफिनेशन क्या है, उसके काउजेस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उस तरह भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये अप्रोच जो है वो कैची नहीं है, मतलब एग्जामिनर को वो अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं करता है।
ठीक है, वो मतलब उसके साथ बने नहीं रहता है। ऐसे कोई भी अगर कॉपी चेक करता है तो आप उसको मजबूर करना पड़ता है कि आप मेरे ऐसे को पढ़ो, उसको कैची बनाओ, उसको उसमें डेल्व होने दो, उसको उसमें डूबने दो कि हाँ वो आखिर आगे क्या है, उसको हमेशा क्यूरियस होना। ऐसे को पढ़ना, जो भी अगर पढ़ रहा है जो आपको ऐसे, उसको क्यूरियस होना भाई इसके आगे क्या है वो लिखा है, उस क्या पूछ सकता है, क्या बेहतर लिख सकता है। तो डेफिनेशन में वो इम्पैक्ट नहीं आता है कि अब वो मतलब फील कर सके। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। जी सर। तो हाँ, डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो आप ही पढ़ोगे, किसी आप अगर किसी का कॉपी दोस्त का या फ्रेंड्स का किसी को आप कॉपी चेक करो, तो अगर वो डेफिनेशन से स्टार्ट किया है तो आपको वो फील नहीं आएगा। वो आपको फिर आगे वो समझ जाओगे कि ये मतलब इंट्रोडक्शन जीएस जैसा वो लिख रखा है। लेकिन आपको जो स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है, तो स्टोरी क्या है उससे नहीं पता ना। उस स्टोरी को आगे वो पढ़ना चाहेगा, जो भी एग्जामिनर है, तो उसको इंटरेस्ट बनेगा, वो क्यूरियस रहेगा कि क्या मुझे आगे क्या और मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मार्क्स में मिलेंगे। तो डेफिनेशन को मतलब ना ही लिखो तो बेहतर है। लिखने का तरीका तो ये भी है, लेकिन आप जिससे जो पसंद, जो इसका जो कैपेबल है, जो जिसका पॉइंट स्ट्रांग है, किसी कोई अच्छा करके डेफिनेशन लिख सकता है तो लिखे। लेकिन मेरा एडवाइस रहेगा कि आप डेफिनेशन से स्टार्ट ना करें। उस डेफिनेशन को आप बॉडी में यूज कर लो, सबसे अच्छा वो रहेगा कि उसको डिफाइन करने का वो एक लाइन शुरू कर सकते हो, तो आप इसे बॉडी में यूज कर सकते हो डिफाइन करने का। लेकिन मेरे एडवाइस रहेगा कि आप ये यूज ना करो इंट्रोडक्शन। फिर एक करेंट इवेंट पे भी लिख सकते हो, कुछ कंटेम्प्रेरी ऐसा कुछ चल रहा है उस टॉपिक पे, या कोई डिबेट चल रहा है उस टॉपिक पे, तो आप उसको वहाँ पे डालो कि हाँ ये डिबेट चल रहा है। या इस कंटेम्प्रेरी इशू को आप कोई किसी और तरीके से, कुछ कोई और अप्रोच से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इंट्रो लिखना, तो जस्ट उसके बाद ये करेंट इवेंट का भी, करेंट का कंटेम्प्रेरी इशू को भी जिक्र कर लो। तो ये तरीका है आपका इंट्रोडक्शन लिखने का, हो जाए। 8 है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट अगर आप देते हो किसी चीज का, मतलब जस्ट अपोजिट कंपेयर करने के लिए, ठीक है, मोस्ट टफ इंट्रोडक्शन लिखना है यही। कॉन्ट्रास्ट में अगर किसी को अगर वो कैपेबल है, बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए इसके लिए और बहुत अच्छी समझ चाहिए उस टॉपिक के लिए, कि आप जस्ट अपोजिट व्यू पॉइंट से शुरू करो, ठीक है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट अप्रोच है इंट्रोडक्शन लिखने का ये, और वन ऑफ द मोस्ट अच्छा मतलब बेस्ट एक अप्रोच है ये लिखने का, जो सभी के पास नहीं होता है, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों के पास ये अप्रोच शुरू करने का जो तरीका है वो नहीं, वो मतलब फंस जाएंगे, वो लिख नहीं पाए, ठीक है। तो मेरा एडवाइस रहेगा आप इसे भी अप्लाई ना करें। अगर हाँ आप पहले से बहुत अच्छे आर्टिकल्स जो आप पढ़ते होगे कोई न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ, और वहां तक आप की पहुंच है, वहां तक अच्छा आप ऐसा लिख सकते हो, तब ये अप्रोच को ट्राई करो, वरना नहीं करो। फिर नैरेटिव हो, कोई भी सिनारियो बना लो, हाइपोथेटिकल सिनारियो बना के, और उसको पोज कर दो कि ये है। कोई भी एक कैरेक्टर उठा लो जो इंटरेस्टिंग लगे, उस कैरेक्टर्स को डिफाइन करो, और फिर उस टॉपिक से इंगेज कर दो। कैसे वो होगा, ये नैरेटिव बुक सबसे इजी तरीका है वो लिखने का। उसके बाद आता है थीमेटिक स्टेटमेंट। इसमें क्या है कि आप एक आर्गुमेंट और एक उसका काउंटर आर्गुमेंट को डालो, ठीक है। फिर उस आर्गुमेंट को पे क्वेश्चंस को क्रिएट करो, और फिर काउंटर आर्गुमेंट पे उस क्वेश्चंस को क्रिएट करो, और उसके बाद बॉडी में डील करो। ये होता है थीमेटिक स्टेटमेंट। अब मैं दिखाता हूं कि एक टॉपिक लेकर कि कैसे ये सारे जो अप्रोच तो 10 मैंने दे रखे हैं, उसको कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हर एक अप्रोच को कैसे डील करना है।
तो मैंने एक टॉपिक यहाँ ले रखा है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है कि कैसे आप बिगिन कर सकते हो हर एक अप्रोच के साथ। जैसे क्लाइमेट चेंज में मैंने एनेक्डोटल ओपनिंग दे रखा है। जैसे मैंने बताया है कि एज आई वॉक along the one pristine shoreline, I could not help but notice the stark contrast between my childhood memories and the reality before me. The beach, once teeming with life and vibrant colors, now lay brazen, littered with debris and evidence of erosion. This personal experience serves as a poignant reminder of the devastating effects of the climate change on our planet delicate ecosystem. ठीक है, मैंने गया नहीं है, लेकिन मैंने वो इमेजिन करा है कि एक शोर लाइन पे मैं गया हूँ, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है और जो मैं चाइल्डहुड में गया था, उस दोनों के बीच में अब रियलिटी बहुत ये है। पहले वाइब्रेंट कलर होते थे, आज लिटर और डेब्रिस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो है उसको मैं यूज करके अपना एनेक्डोट बनाया, या किसी आप अपना नहीं तो किसी और का भी नाम देकर उससे भी आप शुरू कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच ये हो कि आप एनेक्डोट ट्राई करो। तो एनेक्डोट में कहानी आप बना सकते हो, कहानी बहुत ईजी है। इतना कहानी यार बनाते हो सभी कोई, तो ये कहानी बनाना बहुत ईजी है। तो हमेशा कोशिश करो कि एनेक्डोट से ही शुरू करें। फिर यही सेम टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, उसको मैं अगर फैक्ट्स के टाइप से फैक्ट्स लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डिड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू नासा द अर्थ ग्लोबल टेम्परेचर हैज राइजन बाय अप्रोक्सीमेटली 1.9 डिग्री फ़ारेनहाइट सिंस द late 19th century. This simply small increase has already resulted in widespread consequences, from melting ice caps and rising sea levels to more frequent and severe weather events. ये हो गया एक ही सेम टॉपिक, क्लाइमेट चेंज है। मैं उसको फैक्ट्स के द्वारा कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने सेम क्लाइमेट चेंज को कोटेशन के रूप में अगर मुझे लिखना है तो एक रिनॉन्ड प्रीटोलॉजिस्ट हैं जैन गुडडेल, इन्होंने बोल रखा है, यू कैन नॉट गेट थ्रू a single day without having an impact on the world around you. What you makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. तो ये आपको याद रखना होगा। जो टॉपिक्स पे आप नहीं याद कर सकते हो, अगर आपको कुछ पता है तो आप सही है लिख सकते हो। बेस्ट तरीका है, किसी को अगर आप कोट करो कुछ ऐसे महान लोगों, ऐसे पर्सनैलिटीज को, तो अच्छा रहता है। वो स्टार्ट बिगिनिंग करना अच्छा रहता है, लेकिन सभी टॉपिक्स पे याद करना, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ यूज करना है। लेकिन आपको याद है, आपने कर रखा है, तो आप बेहतर है इससे शुरू करो। इसमें फायदा क्या होगा कि आप कोटेशन पहले लिख दिया, कोटेशन को कर दिया, उसके बाद आप कहानी पे आ सकते हो। ठीक है, कोटेशन लिख दिया, उसके बाद आप एनेक्डोट अपना इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दोनों का यूज कर कर एक बेहतर बन जाएगा। फोर्थ मैंने बताया कि क्वेश्चन को कैसे आप बता सकते हो, क्वेश्चन को इम्पोज करके कैसे आप इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज पे रखा है कि हाउ विल फ्यूचर जनरेशन जज आवर स्टुअर्डशिप ऑफ द अर्थ, दिस क्वेश्चंस वे। मैंने क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस मैंने उसको बाद में डील करनी है। एक तरीका ये क्वेश्चन का हो गया। सेम टॉपिक में देखो आप सभी को कि कैसे मैंने उसको यूज करा है, अलग अलग अप्रोच से कैसे मैंने शुरू करा है। फिर क्लाइमेट चेंज टॉपिक को मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे शुरू किया, मैंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से उसे कनेक्ट करना चाहा कि क्लाइमेट चेंज उस समय कैसा था। ह्यूमैनिटी रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस हैज कम एट ए स्टीप कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज बहुत हुआ, लेकिन जो अभी हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, जो अभी हम इंडस्ट्री देख रहे हैं, जो अभी हम अर्बनाइजेशन देख रहे हैं, वो एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट पाया मुझे। ठीक है, तो मैंने क्लाइमेट चेंज को किससे रिलेट कर दिया? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से। तो आप इस तरह भी शुरू कर सकते हो। आप देख रहे हो कि एक टॉपिक को कैसे आप अलग अलग अप्रोच से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट है तो आप बताओ। और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये मतलब ऐसे नहीं आएगा कि आप मुझसे सुन लो या कर लो तो वो नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना पढ़ोगे आप उससे उतना कनेक्ट कर पाओगे।
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. फिर ये डेफिनेशन, बस क्लाइमेट चेंज को आप डिफाइन कर दो। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एंड अदर क्लाइमेटिक पैरामीटर्स। ये सिंपल तरीका है जो जीएस में भी आप करते हो, तो आप इससे कर लो। फिर ये करंट से रिलेट करना है। इन द रिसेंट ईयर्स द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड अ सर्ज इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ठीक है। मोस्ट टफ है फास्ट जो आया कॉन्ट्रास्ट वाला। यहाँ पे मैंने देख क्या लिखा है कि while some argue that climate change is a natural phenomena that has occurred throughout Earth's history, the overwhelming scientific consensus points to human activity as the primary driver of the recent। पढ़ने में भी आपको हार्ड लग रहा हो, ठीक है, तो समझने में क्या भी हार्ड लगेगा। तो आप इस अप्रोच को ना ही करो, लेकिन एक अप्रोच ये भी है, इसलिए मैंने बता रखा है सारे अप्रोच को, जिससे सभी को स्टार्ट करते हैं। तो इस अप्रोच को आप ना ही देखो तो बेहतर है, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिस है उसके लिए। फिर नैरेटिव हुक, मैंने कुछ कहानी बना ली कि वर्ल्ड वेयर इंटायर सिटीज आर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ठीक है, एक मैं इमेजिन कर लिया, एक नैरेटिव बनाया कि सारी दुनिया गई पानी में। ठीक है, where once fertile lands become barren wasteland and where millions of people are displaced due to rising sea level। मैं एक हाइपोथेटिकल एक कहानी बना लिया। ठीक है, जो आप मतलब एक होता है कि 2030 पे मान लो आप क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आएगा, तो आप बोल सकते हो कि आज से 50 सालों के बाद 2100 में होगा कि ये जो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो पानी में डूब गया। ठीक है, क्या बोलते हैं वो नॉर्दर्न पार्ट हिमालय का है, वो वहाँ सारे ग्लेशियर वो मेल्ट हो गए। एक डरावना इमेज हो रहा है, एक कितना क्यूरियोसिटी जाग रहा है कि आप पोज कर रहे हो क्वेश्चन में, किसी कोई भी अगर पढ़ रहा है तो कैसा लगेगा, वो डूब गया था आखिर, हाँ क्या कहना चाहता है। तो नरेटिव हुक भी आप एक फिक्टियस स्टोरी, एक कोई भी स्टोरी, ऐसा स्टोरी जो अभी पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि कुछ सालों के बाद पॉसिबल हो, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। फिर ये दैमेटिक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एज इट्स कोर क्लाइमेट चेंज इज नॉट जस्ट ए इन्वायरमेंटल इशू, इट्स ए मोरल इम्पेरेटिव, ए सोशल जस्टिस इशू, ए इकोनॉमिक चैलेंज दैट डिमांड्स कलेक्टिव एक्शन ऑन ए ग्लोबल स्केल। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्लाइमेट चेंज को छोड़कर कहाँ मैं पहुंच गया, इन्वायरमेंटल इशू को, मतलब छोड़कर नहीं, क्लाइमेट चेंज को ही मैंने अलग एक पर्सपेक्टिव दे दिया कि वो इन्वायरमेंटल इशू है, ये मोरल इम्पेरेटिव है हमारा, सोशल जस्टिस से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये होता है कि मल्टी डायमेंशनल ऑप्शंस को खोलना, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को मतलब आप इंट्रोडक्शन में ही बता देना कि ये मैं इस एस्पेक्ट को मैं टच करने वाला हूँ। तो ये 10 तरीके हैं जो मैंने क्लाइमेट चेंज के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ तक आप कोई डाउट है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया या कैसे, तो आप बताओ। हेलो, तो इसमें कोई पोएम्स या कविता से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? क्या आप फिर से आप क्वेश्चन करो। इसमें फिर कोई पोएम्स या कविता से भी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, पोयम से भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, पोयम से भी आप शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक टॉपिक का पोयम को रेडी करना वो टफ है। तो जो ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हो पोएम्स, उसमें सारे में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक्स में, अगर जैसे वुमेन पे कोई पोयम्स है आपके पास, ठीक है, वुमेन इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो कॉमन है, अगर उस पर आप कुछ पहले से तैयार करके रखो तो बेहतर आप यूज करो। या आपको अगर इंट्रोडक्शन, देखो जैसे क्या होता है कैसे, जैसे आपका इंट्रोडक्शन लिखना आपका मजबूत पक्ष है। ठीक है, आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, ठीक है, और आपके पास पोयम भी उस टॉपिक पे है आपके पास, तो अगर आपका ताकत है अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने का, तो आप उसमें आप यूज ना करो उसको, क्योंकि आपका ताकत ही है लिखना कि आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, वो भी विदाउट पोयम। तो आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिख दिए, ठीक है, और उस पोयम को
मान लो आप बॉडी अच्छा नहीं लिख पाते हो, बॉडी में कंफ्यूजन है, तो बॉडी के बीच में वो पोयम को यूज करो। और मान लो कि आपका इंट्रोडक्शन लिखना अच्छा बेहतर पक्ष नहीं है, आप उसमें मतलब थोड़ा सा वीक हो कि आप नहीं लिख पाते हो, अच्छा इंट्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाते हो, तो आप उस पोयम को इंट्रोडक्शन में लिखो कि आपका जहाँ कमजोर पक्ष है वहां पे एक पोयम लिखने से वो क्या होगा कि आप जो कमजोर पक्ष है वो बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, उस तरीके से यूज करो। आपका अगर इंट्रोडक्शन मजबूत पक्ष है और आप वहां पोयम लिख दो, पोयम डाल भी दो, तो मजबूत पक्ष मजबूत वही चीज है, नंबर आपका मिलेंगे लेकिन उतना डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, यहाँ पे वो मतलब कुछ घट रहा है, वो मैं नहीं देख दे पा रहा हूँ, अगर आपके पास पोयम कोटेशन है तो वहां पे आप, या एग्जाम्पल है, आप उसको वो उस जगह पे यूज करो कि जो भी कुछ कम घटा है बढ़ा है या जो मैं अच्छा नहीं लिख पाया हूँ, वो क्या करेगा, थोड़ा सा मैनेज करके उसको अपलिफ्ट कर देगा, वो बेहतर बना देगा। ठीक है, वो आएगा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से, कि आपका पहले आपको खुद एनालाइज करना होगा कि मैं कहाँ पे बेहतर हो पा रहा हूँ, कहाँ कौन सा पार्ट मेरा बेहतर है। और इंट्रोडक्शन आप बेहतर बार बार लिख रहे हो, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करने के बाद आपका इंट्रोडक्शन बार बार अच्छे से लिख पा रहे हो, तो आप ठीक है ट्राई करो कि लिखो, वहां पे भी डाल सको। लेकिन फिर देखो कि बॉडी में मेरा क्या हो रहा है, बॉडी में मेरे मार्क्स कट रहे हैं, बॉडी में क्या मैं अच्छा लिख पा रहा हूँ, इतना ऐसे में नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर क्या करो कि उस पोयम को एक बार बॉडी में लिख कर डाल दो। उसके बाद कोई अगर कॉपी चेक कर रहा है, कोई अगर मॉक टेस्ट या कोई आपको ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या किसी से चेक करा रहे हो, तब वहां लिख कर उससे फिर वही ऐसे को वहां पोयम को बॉडी में डालो और उसको चेक कराओ। आप देखना डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा मार्क्स में कि वो उस समय क्या मार्क्स दे रहे हैं वो, और पहले आपने ऐसे लिखा तो उसमें क्या मार्क्स मिले। दो अलग लोगों को चेक करा दो, दो अलग टीचर से चेक करा कर देखो, आपको वो डिफरेंस पता चल जाएगा कि माइंडसेट पता चल जाएगा कि मार्क्स कैसे आपको दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ मेरी बात? Yes, sir. हाँ। हम्म, तो ये 10 अप्रोच मैंने बताया क्लाइमेट चेंज का टॉपिक लेके कि आप कैसे इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे कैसे आप सोचोगे, ठीक है, मैंने एनिक्डोट को ही लेकर रखा है कि कैसे उस जनरल माइंडसेट को, जैसे कैसे ब्रेन स्ट्रॉम करोगे, आप कैसे थिंक करोगे कोई टॉपिक को, कि मैं उस इंट्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाऊं कैसे भी। ठीक है, तो पहले आपको सोचना है कि आप ओपनिंग हुक क्या दोगे। ओपनिंग हुक का कहने का मतलब है कि क्या कहानी कौन सा शुरू करोगे, या कौन सा फैक्ट लोगे, कि कौन सा कोट्स लोगे, या कौन सा क्वेश्चन ले। कोई भी टॉपिक आप पढ़े, जैसे कोई भी टॉपिक पे लिखना है, तो आपको सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि उसका ओपनिंग हुक क्या है, मैं कैसे शुरुआत करूं। ठीक है, उसके बाद अगर अपने ओपनिंग हुक को सोच लिया, उसके बाद सोचना है कि उसका बैकग्राउंड क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज का अभी टॉपिक लिया था, तो आप पहले सोचो कि ओपनिंग हुक क्या होगा। एक कहानी अगर एनिक्डोट लिखना है तो वो आपका एक, हाँ कि मैंने इस पे कहानी लिखनी है। फिर अगर फैक्ट लिखना है तो फैक्ट के पहले सोचेंगे, तो पहले आपको क्या सोचना है कि पहले आपको क्या लिखना है, कि पहले एक कोई स्टेटमेंट लिखना है किसी का, कि एनिक्डोट लिखना है, कि फैक्ट लिखना है, कि कोट लिखना है, कि क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले ये आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक लिए तो पहले ओपनिंग हुक मेरा क्या होगा। उसके बाद आपको कैसे क्या करना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका इंफॉर्मेशन, उसके जो भी है, जैसे मैंने क्लाइमेट चेंज लिया है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या था, अभी क्या सिचुएशन है। उसके बाद ये सोचना है, कोई भी टॉपिक है, पॉवर्टी का मान लीजिए, आप पॉवर्टी का ले लो, तो पॉवर्टी का अभी कोई स्टेटमेंट है, अभी कुछ उसके बारे में दो, या कोई कहानी है किसी गरीब का, अगर कहानी है कुछ अगर ऐसा है उसका, तो देख तो फैक्ट, अगर पॉवर्टी का कुछ डाटा आपके पास है तो वो उससे स्टार्ट कर सकते हो। कोई कोट है किसी का, महात्मा गांधी या किसी का पॉवर्टी पे, उसको लिखो। कोई क्वेश्चन है उसको लिखो। सबसे पहले यही हिट होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन लिखने से पहले। ठीक है, उसके बाद उसको आपने ओपनिंग हुक लिखा, उसके बाद आपको बैकग्राउंड क्या है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी पहले कैसा था अभी कैसा था,
इंडिपेंडेंस के बाद कैसा हुआ है, 21st सेंचुरी में क्या हाल है, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग हो गया सोचने का। मैं ब्रेन स्टॉर्म का बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में क्या, अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना थेसिस स्टेटमेंट लिखो कि आपका क्या पर्पस है। ये जो ऐसे लिख रहे हो, ये ऐसे आगे जो जाएगा, ये सब आपको पहले पहले ही करना है। आधे घंटे 15 मिनट जितना भी लगे आपको, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग यही पहले करना है। उसके बाद आपका किस पॉइंट्स पे आप उसको डिबेट करोगे। ऐसे लिखोगे तो किस पॉइंट्स को आपने टच करना है, उसका पर्पस को आपको इंट्रोडक्शन में ही पैरा या चेंज करके बता दो, या पैरा एक ही में लिखना है लेकिन पैरा चेंज करना बेहतर होगा। तो उस चीज को बताना है कि स्टेटमेंट आपका क्या है, क्या सपोर्ट करने वाले हो आप, कोई भी टॉपिक को क्या सपोर्ट आप करोगे, कौन सा टॉपिक को आगे जाकर डिबेट करोगे, कौन से टॉपिक को आपको जो रीडर है उसको सोचना है, उसको सारे को आप थेसिस स्टेटमेंट दो। पहला ओपनिंग हुआ, उसका बैकग्राउंड दो, उसका फिर थेसिस स्टेटमेंट दो। फिर है स्कोप एंड स्ट्रक्चर, उस टॉपिक का स्कोप क्या है वो आप बताओगे। फिर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता दो, और फिर क्या करो, एक लाइन जो होगा, जो बॉडी का ट्रांजिशन होगा, इंट्रोडक्शन से आप बॉडी पे जा रहे हो, तो उसको क्या करो, उसको लिखना है कि स्मूथ ट्रांजिशन लगे। ये नहीं कि अब्रप्टली लगे कि ऐसे इंट्रोडक्शन इंटरप्ट हुआ और आप डायरेक्ट ऐसे कुछ टॉपिक पे पहुंच गए, नहीं। वो कनेक्टिंग लाइंस होगा। कनेक्टिंग लाइंस जो है मैं नेक्स्ट क्लास में डील करूंगा। कनेक्टिंग लाइंस हर एक ये पे कैसे आपको मूव करना है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट डायमेंशन लिखना है तो उसमें आप कैसे कनेक्टिंग लाइन शुरुआत करोगे। इन्वायरमेंट पे लिखोगे तो उसको कनेक्टिंग लाइंस कैसे शुरुआत करोगे। साइंस एंड टेक पे लिखना है, या हिस्टोरिकल पे लिखना है, जोग्राफिकल पे लिखना है, सोसाइटी पे लिखना है, सारे डायमेंशन को कैसे आप फर्स्ट लाइन जो कनेक्टिंग लाइंस जिसे बोलते हैं उसको कैसे करोगे, वो भी मैं सारा नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स के साथ मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, और कैसे उसको यूज करना है मैं वो भी बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे में फ्लो बनाना चाहते हो, ऐसे का फ्लो रहना है, या आप अगर कोई रीडर जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है एक पैरा से दूसरे पैरा में तो उसको पता भी ना चले, वो होता है फ्लो। ठीक है, वो फ्लो एंड कोहेशन जो क्रिएट करना है वो करता है आपका कनेक्टिंग लाइंस ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में, जो रीडर को अट्रैक्ट करता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो लूंगा तो आपको हर एक का 2-4 कनेक्टिंग लाइंस मैं बताऊंगा जिससे आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमेशा इंगेज रहना चाहिए, कनेक्टिव रहना चाहिए, जिसको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, वैसा हमेशा इंगेज और कनेक्ट रहना चाहिए, मतलब आप कनेक्ट कर पाओ एग्जामिनर से, ऐसा मतलब थॉट प्रोवोकिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो आप यही सोचने का तरीका है, यही पहले आप ओपनिंग हुक सोचो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करो। आप कोई भी एक टॉपिक कहीं से भी ले लो, कोई भी ऐसे का टॉपिक ले लो, तो आप उसको, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, और प्रैक्टिस से ही आएगा कि हाँ मैंने कोई टॉपिक ले लिया, फिर ओपनिंग हुक उसका सोच लिया, फिर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसको उसके बारे में लिख दिया, फिर थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया, फिर उसका स्कोप एंड स्ट्रक्चर क्या होगा लिखना है, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर उसके बाद उसका ट्रांजिशन लाइन टू बॉडी में क्या होगा। ये सोचने का, इंट्रोडक्शन लिखने का एक तरीका है जो आप अपने आंसर राइटिंग में लाना ही होगा। ठीक है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर अच्छा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो यही एक तरीका है। फिर मैंने एक रेडी टू फ्रेमवर्क दिया हुआ है, रेडी टू राइट फ्रेमवर्क, जिसको आप, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करूं, तो आप उसमें ला सकते हो। और इसको कैसे लाओगे मैं दिखाता हूँ। मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है। ठीक है, क्या है, इन द टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप एक जो जनरल थीम जो पूछेगा जो है उसको आपको मेंशन करना है, एज लिख के, फिर यहाँ पे आपको एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट देना है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का, फिर यही लाइन रिपीट करना है, इट बिकम्स इंक्रीजली इंपेरेटिव टू। ये आपको दिख रहा है? यस सर, दिख हेलो, रहा है।
जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे ऐसे कभी नहीं सीख पाओगे। ऐसे को सीखने के लिए इंटरेक्टिव होना पड़ेगा आपको, तभी आपको वो जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। तो जो भी ज्वाइन किए हुए, जो भी इसमें अभी शामिल हैं, कृपया इंटरेक्ट करें, तभी वो आप समझ पाओगे। वन वे आप अगर है तो ऐसे, जब आप बोल ही नहीं पा रहे हो तो कॉपी में क्या लिखोगे, जब आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मैंने ये फ्रेमवर्क तैयार किया है, ठीक है। आप इसके बाद में जब ग्रुप में डालूंगा तो भी आप पढ़ना, मैं कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इस बस यही, आपको अगर इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता है तो आप जो मैंने लिखा है उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आगे मैं दिखाता हूँ कैसे यूज करना है। ये जो मैंने लिख रखा है, जो ये ब्रैकेट में बोल्ड में, ठीक है, इसके जगह आपको क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया। इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, यहाँ पे आप एक जनरल थीम मेंशन करो जो जिसके रिलेटेड टॉपिक्स है वो पूछा गया है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड दो, ठीक है। वही अप्रोच मैंने यहाँ भी, जो मैंने यहाँ अप्रोच आपको बताया कि आप पहले ओपनिंग हुक देना है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना है, थीसिस स्टेटमेंट देना है, स्कोप एंड स्ट्रक्चर जो लिखना है, वही चीज को मैंने यहाँ यूज करके आप एक जनरल फ्रेमवर्क बनाया। यहाँ पे आप जो ओपनिंग हुक दिए, जनरल थीम दिए जो है, यहाँ पे आपने फिर बैकग्राउंड लिखना है, फिर आपको स्टेट योर मेन आर्गुमेंट जो थेसिस जो लिखना मैंने बताया, फिर आउटलाइन करो मेन पॉइंट्स ऑफ आर्गुमेंट का आप अपना, फिर एक ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंस हो गया, फिर यहाँ पे इंडिकेट द पोटेंशियल इम्पैक्ट और रिलेवेंस ऑफ योर फाइंडिंग हो गया। वही चीज को मैंने यूज करके एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाया, जिसको मैं कैसे यूज करता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक, आप इस फ्रेमवर्क को, ये इंट्रोडक्शन को आप लिख सकते हो। सेम चीज को कैसे लिख सकते हो अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग कैसे, मैंने नीचे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो इन देखो यहाँ मैंने क्या है, इन टूडे रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, ठीक है। आप यहाँ देखो, ऊपर मैं जा रहा हूँ, यहाँ देखो क्या लिखा है मैंने, इन टूडे रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं क्या बोल रखा है कि मेंशन द जनरल थीम और इशू रिलेवेंट टू योर टॉपिक। मेरा यहाँ टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मैंने क्या किया, जो उसके इश्यूज है मैंने यहाँ पे लिख दिया, द एक्सपेक्टेड ऑफ क्लाइमेट चेंज लूम्स लार्ज पोजिंग अनप्रेसिडेंटेड टू आवर प्लैनेट्स इकोसिस्टम एंड ह्यूमन civilization, ठीक है। एज ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, जनरल थीम, जो इशू मेरे रिलेवेंट है मेरे टॉपिक के लिए। तो ये जो यहाँ से मैंने यहाँ लिखा वो मेरा इशू हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लाइन देखोगे क्या मैंने लिखा है, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पेरेटिव टू। उसके बाद मुझे क्या मेंशन करना है, मेंशन द पर्पस और सिग्निफिकेंस ऑफ एड्रेसिंग द टॉपिक। क्या पर्पस है मेरा इस टॉपिक का, क्लाइमेट चेंज का अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या पर्पस और सिग्निफिकेंस है। कनेक्टिंग लाइंस देखो आप, मैंने फिर वही लिखा है, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पेरेटिव। मेरा पर्पस क्या है इस, क्या, टू एड्रेस द रूट काउज एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये मेरा पर्पस हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो फिर मैंने क्या लिखा है, दिस ऐसे 6-2, फिर मैंने वही लाइन लिखा है, दिस ऐसे 6-2, फिर मैंने क्या लिखा है देखो, स्टेट योर मेन आर्गुमेंट। आपका मेन आर्गुमेंट क्या है उसको आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरा मेन आर्गुमेंट क्या है, दिस क्या मुझे यहाँ एक्सप्लोर करना है, टू एक्सप्लोर द मल्टी फेसेड डायमेंशन ऑफ चेंज फ्रॉम इट्स साइंटिफिक अंडरपिनिंग्स टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन, ठीक है। मेरा आर्गुमेंट ये है। फिर क्या है, बाय डेल्विंग इनटू, टॉपिक जो रहेगा उसका आप यहाँ नाम देना, वी एम टू शेड लाइट ऑन। फिर जो भी आप ब्रॉडर इम्प्लीकेशन उससे ज्यादा होगा, देखो आप यहाँ पे मैंने फिर देखा है, बाय डेल्विंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्लाइमेट चेंज वी एम टू शेड लाइट। ये रिपीट लाइन है, अर्जेंट नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन।
सेम चीज देखो, क्लाइमेट चेंज है, सेम चीज देखो मैंने कैसे लिखा है, वही टॉपिक आ गया मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आप देखो, इन टूडे रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, सेम ये लाइन है ना, दिख रहा है आप सभी को? यस सर। दोनों में सेम लाइन है, मैंने सेम फ्रेमवर्क को यूज किया है। उसके बाद मैंने सेम जो जनरल थीम है मेरा, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थीम है, तो मैंने वो थीम को डाल दिया है। द एडवेंट ऑफ एआई इज रिशेपिंग virtually every aspect of human society from healthcare and transportation and education needs and entertainment, ठीक है। as AI technology continue to advance at an unprecedented pace, ये मेरा क्या है, जनरल थीम है। क्या है मेरा, ये जनरल थीम है, और इससे मैं शुरुआत किया हूँ। जो मैं क्लाइमेट चेंज में भी वही वर्ड से शुरुआत करा है, और फिर मैंने जनरल थीम लगाया। फिर मेरा एक कीवर्ड ये था, इट बिकम्स इंक्रीजली इम्पेरेटिव। मेरा देखो एक वर्ड क्या है, इट बिकम्स इंक्रीजली इम्पेरेटिव, सेम वर्ड है, सेम लाइन है। उसके बाद मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद मुझे इंट्रोड्यूस करना है, मेंशन द पर्पस और सिग्निफिकेंस ऑफ एड्रेसिंग द टॉपिक। सिग्निफिकेंस क्या है मेरा, इंपेरेटिव क्या है, उसको उस टॉपिक को, उस टॉपिक का। तो मेरा इंपेरेटिव ये है, टू अंडरस्टैंड देयर इम्प्लीकेशन एंड हार्नेस देयर पोटेंशियल फॉर द ग्रेटर गुड। यहाँ पे वही मैं क्लाइमेट चेंज में भी करा है। क्या मेरा इंपेरेटिव है, क्या मुझे करना है आगे, क्या बताना है मुझे ऐसे में। जैसे क्लाइमेट चेंज में लिखा, टू एड्रेस द रूट काउज एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। हर एक टॉपिक में जो इंपेरेटिव होगा, जो सिग्निफिकेंस होगा, जो आप लिखना चाहते हो वो अलग अलग होगा। तो मैंने देखो सेम लाइन ही यूज करा है, और उसके बाद मैंने इसका सिग्निफिकेंस को यूज करा है। फिर यहाँ देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, दिस ऐसे सिक्स टू। फिर देखो मैंने वही लाइन लिखा है, दिस ऐसे सिक्स टू। अब यहाँ पे मुझे क्या एक्सप्लोर करना है, सुनना है। तो दिस ऐसे सिक्स टू एग्जामिन द प्रोमिसेस एंड पेरिल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लोरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एथिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर मैंने देखो वही लाइन लिखा है, बाय डेल्विंग इनटू, टॉपिक का नाम लिखना है जो टॉपिक हो। यहाँ देखो कहाँ गया, बाय डेल्विंग इनटू, बाय डेल्विंग इनटू मैंने वही लिखा है। बाय डेल्विंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एआई वी एम टू नेविगेट द एथिकल एंड सोसाइटल चैलेंज पोज्ड बाय। फ्रेमवर्क क्या है, वही है, बस आपको उस जगह पे क्या लेना है वो चीज पता रहना चाहिए। एक पहले आपको जनरल थीम लिखे, बैकग्राउंड लिखो, फिर सिग्निफिकेंस लिखो, लाइन सभी का वही रहेगा, बस उसे टॉपिक के हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख के दिखाया, फिर देखो मैं जेंडर इक्वालिटी टॉपिक ले रखा है, जेंडर पे लिखना है। तो फिर देखो सेम लाइन, इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर, हाँ सर। की तो दीदी तनु जी आपको समझ में आ रहा है? ऑडिबल हो सर। निधि जी, तनु जी, आप सभी को समझ में आ रहा है? यस कोई सर, समझ अगर में आ डाउट रहा है तो आप पूछो। मैं क्या, कि मैं एक ही फ्रेमवर्क को, आप अपना भी फ्रेमवर्क बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरा ही फ्रेमवर्क आप यूज करो। मैंने आप लोगों के लिए बना कर रखा है एक फ्रेमवर्क। आप अगर अपना एक फ्रेमवर्क बना सकते हो जिसमें आप कोई भी टॉपिक दुनिया का हो और आप उसको लिखना चाहो, अगर उस बनाकर आप लिख सकते हो। मैं वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दर्शाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट थिंकिंग एक फ्रेमवर्क को, जिसको आप जो भी टॉपिक है, आप अगर 3 ऐसे लिखना है तो आप क्या करो, 3 फ्रेमवर्क बना लो। क्योंकि एक ही फ्रेमवर्क सभी लिखोगे तो क्या होगा, मोनोटन हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो कम से कम आप 3 फ्रेमवर्क बना लो, ठीक है। मैंने एक फ्रेमवर्क बना दिया है, अगर आप बोलोगे तो 2 और फ्रेमवर्क मैं बनाकर आप सभी को दे दूंगा। अगर आप बोलोगे सिर्फ, तो आप लोग को चाहिए तो बोलो, चाहिए 2 फ्रेमवर्क और आप सभी को? यस सर। तो इस सर ये हो गया एक सेक्शन। क्या, सेक्शन सी में जो सर जो मुहावरे रहता है भोजपुरी का, उसमें थोड़ा उसका थोड़ा गाइड कर देते सर। हाँ हाँ,
उसको मैंने पहले ही थोड़ा देर पहले बताया, उसको मैं सेपरेट डील करूंगा, ठीक है। उसको कैसे आपको लिखना है, उसको मैं मतलब मुहावरे और सेक्शन 3 जो है उसको मैं अलग से मैं डील करूंगा, उसको कैसे शुरुआत करना है, ठीक है। मैं बस यहाँ दो जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है उसका मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। 3 फ्रेमवर्क चाहिए, क्यों 3 ऐसे लिखना है, एक मैंने दे रखा है, ठीक है, और 2 चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट ये फ्रेमवर्क उसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सेक्शन 3 में। लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आप कोई भी इस फ्रेमवर्क जो मैं बता रहा हूँ उसको आप यूज कर सकते हो। सेम लाइन है, फिर देखो जेंडर इक्वालिटी में बता रहा हूँ, इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, सेम लाइन देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने उसी से शुरुआत किया है, क्लाइमेट चेंज में भी उसी से शुरुआत किया है, और जो नीचे मैंने टॉपिक दे रखा है अर्बनाइजेशन का, किससे शुरुआत करा है, इन टूडे रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, क्योंकि चेंज हो रहा है, ये तो कॉमन चीज है, हर चीज में चेंज आएगा। इन टूडे रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, ठीक है। तो सभी में देखो एक ही मैंने फ्रेमवर्क यूज करा है, इन टूडे सभी से वही शुरुआत करा है, यहाँ पे आप देखो। और उसके बाद फिर जो जनरल थीम है उसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पे है, द परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी रिमेन्स ए फंडामेंटल येट एलुसिव गोल विद परसिस्टिव डिस्पैरिटीज परसिस्टिंग अक्रॉस ऑल, ठीक है। यहाँ तक मेरा एक जो जनरल थीम है वो लिख दिया। उसके बाद फिर वही जो फ्रेमवर्क है मेरा, इट बिकम्स इंक्रीजली इम्पेरेटिव, क्या इम्पेरेटिव, मुझे क्या दिखाना है, मुझे ऐसे में क्या बताना है, तो क्या मैं इम्पेरेटिव टू डिसमेंटल द बैरियर्स एंड द बायसेस दैट परपेचुएट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। ये मेरा मुझे ऐसे में दिखाना है। फिर यहीं पे आप अर्बनाइजेशन में भी सेम मैंने यूज करा है, देखो, इट बिकम्स इंक्रीजली इम्पेरेटिव टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंज, क्या मुझे यहाँ इसमें ऐसे में दिखाना है, टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स चैलेंज पोज्ड बाय रैपिड अर्बन ग्रोथ। फिर वही लाइन आप इसमें देखो, फिर मैंने ये यूज किया है, दिस ऐसे 6 यहाँ भी देखो, दिस ऐसे 6 एक्सप्लोर द डायनेमिक्स ऑफ, क्या मैं और एक्सप्लोर करूंगा वो आपको यहाँ पे दिखकर दिखाना है। फिर वही लाइन, बाय डेलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, फिर सेम लाइन यहाँ पे, बाय डेल्विंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसा टॉपिक अर्बनाइजेशन है तो आप अर्बनाइजेशन का कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाना है। वी एम टू इन्विजन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर ऑफ आवर रैपिडली अर्बनाइजिंग वर्ल्ड, सेम चीज है यहाँ भी देखो, बाय डेल्विंग इनटू कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ मेरा टॉपिक क्या है, जेंडर इक्वालिटी, मैंने जेंडर इक्वालिटी को यूज किया है और वही फ्रेमवर्क को लिखा है। तो अगर आपके पास अगर इंट्रोडक्शन का कोई ऐसा कुछ लिखने का या कोई कहानी आपको नहीं मिल रहा है या कोटेशन नहीं मिल रहा है या आप नहीं तैयार कर पा रहे हो इंट्रोडक्शन का, तो आप ये लाइन इससे शुरू कर सकते हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक हो। सेम यहाँ मेंटल हेल्थ में भी है, द प्रिविलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, यहाँ पे देखो ये फ्रेमवर्क हुआ, ये मेरा जनरल थीम हुआ, फिर ये लाइन वही हुआ, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पेरेटिव, फिर ये लाइन आपका मेरा जो इम्पेरेटिव है उसको डिफाइन करना है। फिर दिस ऐसे 6 क्या मुझे ऐसे में ये करना है, एग्जामिन करना है, क्या एक्सप्लोर करना है, तो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, फिर वही मैंने यहाँ लिखा है। फिर उस ऐसे में मुझे किस में डेल्व करना है, बाय डेल्विंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी, फिर मैंने वही लाइन्स को यूज करा है। तो अब बताओ ऐसा कोई भी टॉपिक हो जिसको आप क्या इस फ्रेमवर्क से हैंडल करते हो या नहीं। ये जो फ्रेमवर्क मैंने दे रखा है क्या आप कोई भी टॉपिक कर सकते हो या नहीं, आप बताओ। ये सर हो जाएगा, प्रैक्टिस चाहिए, जितना प्रैक्टिस होगा तो हाँ, दिमाग में आता प्रैक्टिस, जाएगा, हो जाएगा। अगर आप इसको बार बार अगर यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा। जो भी जीएस का जो थीम है, ठीक है, इसी में ये अप्लाई होगा, जीएस का थीम में ही अप्लाई होगा। जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें ही आप फिर इसको आप फिलोसफिकल में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिलोसफिकल में आपको जो भी दिया रहता है उसको एक्सप्लेन करना रहता है, उसमें बताऊंगा फिलोसफिकल में जब आऊंगा। लेकिन इस फ्रेमवर्क को आप सिर्फ जीएस पे अप्लाई कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करने में, आप प्रैक्टिस करो,
क्वेश्चन जो है मैं भी अगर कैसे कुछ टॉपिक दूंगा, बस आप इंट्रोडक्शन लिखो, इसके अलावा कुछ लिखना भी नहीं, ठीक है। पूरा ऐसे अभी लिखने जाओ ही नहीं, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लो और सभी का इंट्रोडक्शन लिखने का ट्राई करो कि उसको इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखें। हर एक टॉपिक का केवल केवल सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन में फोकस करो, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लो, उसको देखो कि उसका हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखे। इंट्रोडक्शन लिखना ही सबसे टफ है, उसको स्टार्ट कर लिए, बीच में तो सबको पता है कि हमको पॉलिटिकल डायमेंशन लिखना है, इकोनॉमिक डायमेंशन लिखना है, सोशियो डायमेंशन लिखना है, सब डायमेंशन पकड़ के लिखते हैं। तो आपको इजी है कि नहीं वो आपके लिए, क्योंकि वो जीएस का एक तरह से पार्ट है, उसको डील करना। लेकिन आप स्टार्ट कैसे करते हो, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है कि नहीं? आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं? यस सर। ठीक है, तो वो इजी पार्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करो जितना इंट्रोडक्शन सही से अच्छा अगर इंट्रोडक्शन लिखना सीख लिया तो आपका काम आधा से अधिक वहीं पे हो चुका है। तो ये फ्रेमवर्क में आप बताएं, कोई प्रॉब्लम है आप यूज कर बेझिझक यूज कर सकते हो, ठीक है। आप अभी तो मतलब ये छोटा लग रहा है, लेकिन आप जब इसे A4 साइज का जो कमीशन का कॉपी है, अगर आप इस ऐसे कॉपी में लिखोगे, ठीक है, तो ये कम से कम 2 पेज चला जाएगा। इंट्रोडक्शन आपका 1.5 पेज से 2 पेज चला जाएगा। ये तो नोट में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन आप जब इसे लिखोगे तो मान लो एक लाइन में आप 5 वर्ड्स लिखते हो, तो ये छोटा मत समझो, ये कम से कम अगर आपको 1.5 पेज या 2 पेज जरूर चल जाएगा, तो आपका 2 पेज पहले से रेडी है, समझ रहे हो? 2 पेज अगर आप ये फ्रेमवर्क को तैयार कर लिए तो आपको इंट्रोडक्शन पे सोचना ही नहीं होगा। जो भी टॉपिक आपको पता है कि मैंने एक सेम फ्रेमवर्क है, ये चीज लगाना है, ये टेक्निक मुझे लगाना है, और हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। आप बस बैठोगे 5 मिनट में, अगर ऐसे आपको लिखना रहेगा, आपका प्रैक्टिस है इस फ्रेमवर्क से, तो 5 मिनट में आप इंट्रोडक्शन लिख लोगे। पॉसिबल है कि नहीं? सर हो जाएगा। पॉसिबल है ना? ठीक है, तो इस तरह आपको तैयारी रखना है, आपको यही अप्रोच को एग्जाम में आपको करना है, तो यही अप्रोच है, इसी से आप शुरुआत कर सकते हो, और यही स्ट्रेटजी है, ठीक है। और आप लोगों ने कहीं और भी कोचिंग कर रखा है या कहीं भी कुछ रखा है, तो मुझे नहीं लगता ये बताया जाता है कभी कि किस तरह आप नंबर को या मार्क्स को आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नो सर, समझ में आ गया। और आप लोग अगर अपना फ्रेमवर्क बनाते हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं देख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि और इसमें क्या बेहतर हो सकता है। अगर आप अपना बनाते हो तो टफ है बनाना, किसी चीज़ का एक लिखना कि ये फ्रेमवर्क काम करे, वो इजी जॉब नहीं है। इसके पीछे मेरे बहुत मेहनत लगी है कि किस टॉप कैसे ये लिखा जाता है। ये मेरा खुद का अपना ये है कि कैसे मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार करूं कि जो हर एक टॉपिक में आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है, ये एक स्टोरी बेस्ड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने का जो फ्रेमवर्क एक है, सेटिंग द सीन, इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज, राइजिंग एक्शन और टर्निंग पॉइंट। ये मैंने स्टोरी बेस्ड लिखने का एक बताया है कि कैसे आप एक फ्रेमवर्क को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको स्टोरी पे लिखना है, किसी मतलब अपना कोई चाहते हैं कोई अलग से फ्रेमवर्क बनाना, तो आप कैसे फ्रेमवर्क को वो तैयार कर सकते हो, कोई भी टॉपिक या कोई भी एक कॉमन सा फ्रेमवर्क। तो पहले क्या करो, आप सीन को सेट करो, क्या सीन में किस बैकग्राउंड में आपको उस टॉप ले जाना है। फिर उसको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करो, फिर उस कैरेक्टर्स का चैलेंज क्या है, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करो। फिर उसका एक्शन क्या होगा, फिर उस कैरेक्टर्स का जो टर्निंग पॉइंट क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि कुछ चेंजेस आए, ऐसा क्या होगा कि उस वो मतलब रिवील हो जाए उसका क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है। ये एक है, बस मैंने दे रखा है,
ठीक है, आप लोग नोट्स में मैं दूंगा तो उसमें पढ़ सकते हो कैसे आप एक फ्रेमवर्क बना सकते हो। ठीक है, मैंने उसका एग्जांपल भी दे रखा है कि सीन बनाना है किसी चीज का, तो क्या इन अ बस्लिंग सिटी नेस्टल बिटवीन द टावरिंग स्काई स्क्रैपर एंड बस्लिंग सिटी देयर लाइज ए क्वाइंट कैफे टक्ड अवे इन क्वाइट कॉर्नर। ठीक है, एक बैकग्राउंड का सीन जैसे मैंने बना दिया। कोई स्टोरी फ्रेम करना है मुझे, तो एक मैंने मूवी अगर कोई बनाता है तो क्या होता है, एक बैकग्राउंड सीन रहता है, तो वो सीन को मैंने इंट्रोड्यूस करा। उस सीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया कि कोई उस सीन में कोई कैफे में बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक ले लो, कोई भी टॉपिक, जैसे अभी मान लो अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक आ गया। ठीक है, और आपको स्टोरी नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा स्टोरी लिखने का, आप खुद से फ्रेमवर्क करना चाहते हो, फ्रेम करना चाहते हो स्टोरी। एक तो फ्रेमवर्क जो मैंने बताया ऊपर में वो कर सकते हो, लेकिन आप स्टोरी बेस्ड स्टोरी खुद का बनाना चाहते हो, हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो क्या करो, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आप उस चीज को सोचोगे, कैसे आप कर सकते हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, मान लो अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है, अब इसको कैसे डील करेंगे? पहले सीन बनाते हैं। क्या सीन बनाते हैं? चलो मान लेते हैं कि कुछ लोग जो हैं, या खुद तुम गए या दो लोगों के साथ तुम एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक सीन हो गया, जिसको आप बता सकते हो एक्सप्लेन करके कि ऐसा बैकग्राउंड है, ऐसा एक इन मिडिल ऑफ टाउन एक कैफे है। ठीक है, जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत होती है, जहाँ क्राउड बहुत है। ये आपने सीन एक दो लाइन में बता दिया। ठीक है, वहां पे आप कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर लो कि मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि ए है, कोई है, सी है, कोई है। ठीक है, ये बैठे हुए हैं और मेरा टॉपिक क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट मेरा टॉपिक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कस कर सकते हैं। एक मेरा काम ये हो सकता है, वो कर सकते हैं, डिस्कस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, या ये लोग विदाउट मान लो जॉब है, वो लोग कोई दोस्त है, किसी के पास जॉब नहीं है, इसलिए आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। या इस रेस्टोरेंट में कुछ लोग जो है छोटे, जो ये क्या बोल, जो स्टाफ है, वो जो स्किल्ड जॉब है, अच्छी डिग्री है उनके पास, उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो समझ रहे हो कि कैसे मैं कहानी बना रहा हूँ? ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, कोई भी टॉपिक आप लो, कोई भी आप टॉपिक लो, देखो एक सीन बनाओ पहले, और उसका फिर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, ये जो लिखने का तरीका है, इस ये तरीके को स्क्रिप्ट राइटिंग में यूज किया जाता है। जब मूवी की स्क्रिप्ट बनती है तो इसमें एक जो तरीका है, ठीक है, इसे अपनाया जाता है। कोई मूवी पहले क्या होता है, पहले सीन बनाया जाता है ना, कि उसका बैकग्राउंड स्टोरी मुझे किस पे बनाना है, मुझे नेशनलिज्म पे बनाना है, या मुझे कोई एक्शन पे बनाना है। तो पहले वो क्या होगा, पहले पहले मैंने सीन को सिलेक्ट करा ना। तो यहाँ भी वही है, पहले आप इंट्रोडक्शन में पहले क्या सीन को सिलेक्ट करो, उसके बाद आप फिर करेक्टर को चूज करते हो कि हाँ नेशनलिज्म है, तो कहाँ का फिर क्या बोलते हैं, जो एक्टर या एक्ट्रेस होगा या विलेन होगा, वो कैरेक्टर्स को आप फिर इंट्रोड्यूस करोगे। तो फिर यहाँ आप कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, फिर जो कैरेक्टर्स के जो चैलेंजेस है, या दो कैरेक्टर लोगे, मान लो एक्टर और विलेन हो गया, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ भी अगर दो कैरेक्टर लोगे, रेस्टोरेंट में दो कैरेक्टर, एक के पास हो सकता है कि वो हाईली स्किल्ड है, उसके पास जॉब है, एक है कि हाईली स्किल्ड है, उसके बाद भी जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। तो आप क्या किए, इसका चैलेंज को बताएं, इसके भी कुछ चैलेंज होंगे कि वर्क हो रहा है, ठीक है, वेजेस या कुछ ऐसे चीज जो है उसे नहीं मिल रहा है, या वही पे एक गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो हो सकता है कि उस सेम जॉब दोनों में है और इसे कम पेमेंट मिल रहा है, कम वेजेस मिल रहा है। ठीक है, मैटरनिटी के का जो लीव है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब वो इशू है। आप उस चैलेंज और कंटेक्स्ट को दिखा रहे हो, वो आप पे है, जैसा आप बना सकते हो उस स्टोरी को, उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या बना रहे हो।
कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर लिया आपने, कन्फ्लिक्ट और चैलेंज को बता दिया, उसका कन्फ्लिक्ट और चैलेंज क्या है। अब उस कन्फ्लिक्ट और चैलेंज के बाद आप उसका एक्शन क्या होगा, ठीक है, वो आपने बता दिया। फिर टर्निंग पॉइंट उसका क्या होगा, क्या ब्रेक थ्रू, क्या कुछ ऐसा कुछ वो ऐसा चेंजेस आएगा कि जिससे मतलब उस वे फॉरवर्ड एक समझ लो। टर्निंग पॉइंट क्या होगा कि बताना है आपको वे फॉरवर्ड क्या है, बस लिटिल लाइन में, ज़्यादा ये बड़ा नहीं, ये हो गया। फिर रिजोल्यूशन और कंक्लूजन क्या रहेगा, कहाँ पे वो कहानी पहुंचना है, बस जिक्र करना है, किधर जाना है, पूरा नहीं बताना है यहाँ पे। तो इस बेस से भी अगर कहानी बनाना चाहते हो, वो कहानी नहीं पता है, तो आप इंट्रो को इस बेस पे कोई कहानी को क्रिएट कर सकते हो जो हाइपोथेटिकल होगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? कोई अब डाउट है तो आप पूछो। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आया इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? यस होप सर। अब मैं सोच सकता हूँ कि आप लोग इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है, बार बार देखो कैसे इंट्रोडक्शन के जो भी मैंने बताया उसे अप्लाई करके देखो कि क्या ये हो रहा है। ठीक है, एक अपने से जो भी आपको बेस्ट लगे, एनेक्डोट ही स्टोरी में भी बता दिया, स्टोरी को लिखना है तो कैसे आपको थिंक करना है, क्या क्या आप उस सोच सकते हो कोई भी। फिर मैंने एक फ्रेमवर्क भी दिया है, उसे भी अप्लाई करके देखो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या मैं ये फ्रेमवर्क जो मैंने दे रखा है उसको मैं लिख रहा हूँ कि नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन से ही अटेंड करो, प्रीवियस क्वेश्चन को ही सभी को लो और सभी को इंट्रोडक्शन बस लिखो, बॉडी कंक्लूजन अभी छोड़ देना, और आप लिखो और मुझे सेंड करो कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राई करो, उसके बाद नहीं लिख पा रहे हो तो ये फ्रेमवर्क को भी देख अप्लाई करके देखो। हर एक क्वेश्चन का जो भी 69 और 69 में ऐसे के क्वेश्चन पूछे हुए हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, जीएस रिलेटेड फिलोसफिकल को छोड़कर, क्या ये अप्लाई हो रहा है, क्या आप कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कर सकते हो और हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी सारे जो है देखे हैं क्वेश्चन, सारे पे ये अप्लाई होगा, कौन से टॉपिक पे अप्लाई नहीं होगा। मैंने 69 के कुछ पेपर जो मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 1 में गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड क्या है, एग्रीकल्चर, ब्लैक मनी, मॉडर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या ये फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होगा, होगा कि नहीं। साइंस एंड टेक, इम्प्रूव, ब्लैक मनी, आप यहाँ पे जनरल थीम जो भी है, यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनरल थीम आप बताओ कि क्या है, उसका बैकग्राउंड बता दो, आप बस यूज करके तो देखो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर से यूज करने में लग रहा है तो आप मुझे मैसेज करो, या क्लासेस जो होंगे उनमें आप पूछो। लेकिन बस सोचने से नहीं होगा, आपको लिखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसे आपका वर्क कर रहा है माइंड, क्या आप लिख पाओगे कि नहीं। बस ख्याली पुलाव बनाते रहोगे, विदाउट पेन नहीं लिखोगे, कॉपी अगर कॉपी पे पेन नहीं चलाओगे मीन्स तो नहीं होने वाला है, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ सब। बोलिए कौन कौन जी जुड़े हुए हैं, विशाल जी, आभास, निधि, सुमित रंजन, तनु। यस सर, समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोडक्शन आप सभी लिख पाओगे, सभी कोई बोलो। यस सर। ठीक है, तो क्लास को एंड करें या और किसी का क्वेश्चन है? यस सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्टिंग लाइंस को लिखा जाता है। ठीक है, अभी आपको मैं बॉडी नहीं बताऊंगा कि बॉडी लिखना है, वो मैं आऊंगा उस पर, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा कि
बॉडी में जो कनेक्टिंग लाइंस होता है, हर एक पैरा जो शुरुआत होगा, अलग अलग डायमेंशन को आपको टच करना है। पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, साइंस का डायमेंशन हो गया, या और भी बहुत सारे डायमेंशंस है। वो हर एक डायमेंशंस को जो शुरुआत होता है कनेक्ट लाइन, या जो ट्रांजिशन लाइन होता है, जो एक पैरा के बाद दूसरे लाइन में जाते हो, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे कनेक्टिंग लाइंस को आप यूज करो, कैसे कनेक्टिंग लाइंस को आप हर एक टॉपिक को बार बार, जैसे मैंने यहाँ फ्रेमवर्क बताया ना, एक फ्रेमवर्क ये आपको लिख सकते हो। उसी तरह मैं बॉडी में ही बताऊंगा, जो आप हर एक कोई भी दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, आप उस कनेक्टिंग लाइंस को और उस फ्रेमवर्क को यूज करके, आपको मैं बता रहा हूँ ना, 8 पेज से 9 पेज लिखना है ना, ठीक है। मैं आपको जो फ्रेमवर्क बताता हूँ उस फ्रेमवर्क को आप करोगे, 4 पेज तो आप इस फ्रेमवर्क से लिख लोगे। आपको बस मेहनत करना होगा फिर 4 या 5 पेज को, जो आप लिखना चाहते हो, बस इतना आपको कंटेंट अपना खुद से लिखना होगा। बाकी तो आप जो मैं फ्रेमवर्क बताऊंगा उससे हो जाएगा, ठीक है। 1-2 पेज तो आपका ये इंट्रोडक्शन 1.5 पेज हो गया। फिर मैं कंक्लूजन में बताऊंगा, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है। बॉडी में भी जो कनेक्टिंग लाइंस है, ये सब मिलके तो आपको 4 पेज तो यही हो जाएगा। और आप इसको इतना बार लिख लो कि 4 पेज आपका रेडी है। 4-5 पेज आपको सोचना है, जो आप इतना, अगर आप मेंस लिख रहे हो, मेंस तक पहुंच गए हो, तो आपके लिए केक वॉक होगा उस 4 पेज 5 पेज को लिखना, क्योंकि 4 पेज 5 पेज तो आप जीएस के आंसर्स को भी लिखते हो, ठीक है। Yes, sir. और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ से इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप भी सपोर्ट करो, कुछ अपने फ्रेंड्स को बताओ, ग्रुप्स को शेयर करो, इस हम सब सभी तक पहुंच पाए। ये इनिशिएटिव जो फ्री है, जो भी गांव के लोग हैं, जिसको तो कोचिंग नहीं जा पाते, बड़े शहरों में नहीं जाकर कर पाते, अब उन तक ये ग्रुप्स को पहुंचाओ, इस क्लास को पहुंचाओ। यूट्यूब को जो लिंक है उसको शेयर करो कि वहां तक भी हम सभी कोई पहुंच पाए, और आप ग्रो करो और हम सभी ग्रो करें, ठीक है। चलिए, Okay, sir. इसी Thank के you. साथ मैं क्लास इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ। और जो भी अगर क्वेश्चंस होगा, आप टेलीग्राम पे भी लिख कर भी भेज सकते हो, ठीक है। मैं Thank you, कल sir. फिर मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सभी।